आज इस्केमिक इंसेफेलोपैथी। बेसिकली ये तो एक कॉम्प्लिकेशन है बर्थ एक्सपेक्सिया का, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना अक्सर अलग से पूछा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो हम लोग इसको वन बाय वन देख लेते हैं। Hypoxic ischemic injury, it is a limitation of oxygen and blood flow to the brain and causes brain injury। से कुछ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैटरनल कॉजेज में, प्लासेंटल कॉजेज में और फिटल कॉजेज में। सबसे पहले हम लोग मैटरनल कॉजेज की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन, which includes eclampsia and the preeclampsia, pelvic abnormality, cephalopelvic disproportion, डायबिटीज मेलाइटस जैसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है फीमेल्स में, हाइपोटेंशन, इन्फेक्शंस में टॉर्च इन्फेक्शंस हो सकते हैं या कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सही है, और मैटरनल हाइपोक्सिया फ्रॉम एनी कार्डिक एंड द पल्मोनरी डिजीजेस। सेकेंडली हम बात करते हैं प्लासेंटा की, प्लासेंटल अब्रेशन की, तो अब्रप्टिव प्लासेंटा आ जाता है इसमें हमारे पास, और प्लासेंटल इंसफिशियंसी आ जाती है। इसके अलावा फीटल कॉजेज में अगर हम लोग बात करें तो फीटल कॉजेज में हमारे पास सबसे पहले अम्बलाइकल कॉर्ड इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स, अम्बलाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई, ये कंप्रेशन है या न्यूकल कॉर्ड है। अच्छा, न्यूकल कॉर्ड ना क्या होता है, बेसिकली जब अम्बलाइकल कॉर्ड जो है ना अराउंड द नेक ऑफ द फीटस अराउंड कर जाए तो हम लोग इसको न्यूकल कॉर्ड कह रहे होते हैं। भी एबनॉर्मल लाई है, प्रेजेंटेशन है, एबनॉर्मल लाई ना ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो इस तरीके से पोस्ट मेच्योरिटी है, फीटल को एनीमिया है, सेरेब्रल एब्नॉर्मलिटीज है, या हाइपोक्सिया ड्यू टू कार्डिक और पल्मोनरी डिसऑर्डर्स है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है बेसिकली कि जब भी जो है ना हाइपोक्सिया या इस्कीमिया होगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया इस्कीमिया होगा तो हमारे पास बेसिकली टॉक्सिक इस्कीमिक इवेंट हुआ। ठीक है, फिर सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। अब जब हमारे पास सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा ना तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है, डिक्रीज ग्लूकोज है। जब भी हमारी बॉडी में एटीपी डिक्रीज होगा, ग्लूकोज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। जब एनाबेरिक एरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी ना तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर लैक्टेट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब ये इंट्रासेलुलर लैक्टेट प्रोडक्शन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी ना हमारी बॉडी में तो क्या होगा कि जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होना शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी में, जो कि फिर क्या कॉज करेंगे, माइक्रोवेस्कुलर इंजरी एंड देन इवेंचुअली द सेरिब्रल एडिमा, देन इस्कीमिया, देन सेलुलर डेथ। सेकेंडली ये क्या कर रहा होता है कि अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर का होता है। जब सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर होगा तो आपको पता है बेसिकली क्या होगा कि मैसिव डिप्लाइजेशन हो जाएगी और हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम का इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ये बेसिकली हमारे पास 4-5 चीजें कर रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी करेगा, क्यों क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो जनरेशन ऑफ reactive oxygen species होंगी, फिर microvascular energy and the process will continue eventually leads to the cellular death। ठीक है, इसके अलावा इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल क्या कर रहे होते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिवेशन हो जाती है जो कि मेजरली कॉज करेगा सेरेब्रल एडिमा, देन इस्कीमिया, देन सेलुलर डेथ। और हमने बात करा कि कैल्शियम के लेवल क्या करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस करेंगे, डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ कैप्शन करेंगे, जो इन लीड हम इन रिजल्ट में हमारे पास एंड में क्या कॉज करेंगे, सेलुलर डेथ कॉज कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने एक बात करी कि सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर जो है ना हमारे पास क्या कर रहा है। सेकेंडली कि अगर हम लोग बात करें कि दूसरा कॉज क्या है सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर का, एक तो इसने काम कर दिया कि हमारे पास मैसिव डिप्लोराइजेशन हो गई, इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का। सेकेंडली क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूटामेज के लेवल को बढ़ा देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूटामेज के लेवल को ना ही सिर्फ ये बढ़ाता है बल्कि इनका अपटेक भी बढ़ा देता है, इनके साथ साथ एस्पार्टेट का लेवल भी बढ़ाता है। ये दोनों क्या करते हैं फिर जाके एनएमडी
एंड मिथाइल भी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन करा दे। इन टर्न फिर ये जो है ना जब एक्टिवेट हो जाते हैं न्यूरोनल डैमेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये वाले रिसेप्टर्स, एनएमडीए रिसेप्टर्स। इवेंचुअली फिर ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देंगे, फिर देन द प्रोसेस कंटिन्यूस। ठीक है, ये तो आपने एक जनरल पैथोफिजियोलॉजी देख ली कि हाइपॉक्सिक इस्कीमिक इवेंट हो कैसे रहा है। अच्छा, ये जो पूरा इवेंट है ना हमारे पास सेलुलर डेथ से लेकर, अब ये जो है ना हमारे पास विद इन मिनट्स हो रहा होता है। क्या कहा? विद इन मिनट्स हो रहा होता है। तो ये विद इन मिनट्स होगा ना, जब हम फिर इसको हम कहेंगे कि प्राइमरी एनर्जी फेलियर और फेज है। लेकिन जब अगर हमने विद इन मिनट्स ही पकड़ लिया एबगार स्कोर करके, कोई और कॉजेस देख के, रिस्क फैक्टर्स देख के कि इस बच्चे को हाइपॉक्सिक इस्केमिक इवेंट होने वाला है और हमने इसकी फटाफट रिपरफ्यूजन शुरू कर दी, तो फिर क्या होगा? देखिए, हमने रिपरफ्यूजन शुरू कर दी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बनेगा, एक्सोटॉक्सिसिटी होगी और इन्फ्लेमेशन होगा। एक्सोटॉक्सिसिटी क्या है? यही एनएमडीए रिसेप्टर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, ग्लूटामेट की अपटेक बढ़ जाएगी, इवेंचुअली ये भी सेलुलर डेथ में कॉज करेगा। लेकिन पर क्या होगा सर कि इसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। पर क्या है? इन्फ्लेमेशन का फर्क है। ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। इस पीरियड को हम लोग कह रहे होते हैं लेटेंट पीरियड, और देन जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इवेंचुअली पूरा फेलियर का फेज हो रहा होता है सेलुलर डेथ का, तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी एनर्जी फेलियर फेज। ठीक है, ये तो हमारे पास पूरी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। मैं जल्दी रिव्यू करती हूँ। हाइपोक्सिया हुआ, डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ, एटीपी डिक्रीज हुआ, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में लैक्टेट की प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई, और सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर हुआ। इन दो चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि सेलुलर डेथ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। कुछ इसके ना साइंस वगैरह होते हैं जो कि हमें बताते हैं। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन होती है हाइपॉक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी की। अब जो है ना कुछ साइंस पर डिपेंड करता है। इसके ना 3 तरीके के साइंस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, इनमें जैसे कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया है कि हाइपर अलर्ट होता है, इसमें लिथार्जिक होता है स्टेज 2 में, और स्टेज 3 में स्टूबरस कॉम होता है। मसल टोन नॉर्मल है स्टेज 1 में, फिर स्टेज 2 में हाइपरटोनिक है, फ्लैसिड है, पोस्चर नॉर्मल है, फ्लेक्शन है और डिसेसिबिलिटी है। ठीक है, टेंडन, अच्छा टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है ना हाइपर एक्टिव है और फिर एब्सेंट है। मायोग्लोनस प्रेजेंट है और स्टेज 3 में एब्सेंट है। मोरो रिफ्लेक्स जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा हमारे पास स्टेज 1 में और वीक होगा स्टेज 2 में, स्टेज 3 में होगा कि एब्सेंट है। प्यूपल्स ना मेड्राइसिस होगी स्टेज 1। मेड्राइसिस क्या होता है कि प्यूपल्स की ना डायलेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टेज 2 में ना मियोसिस होगा, मियोसिस में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल्स होता है, और स्टेज 3 में अनइक्वल पुअर लाइट रिफ्लेक्सेस। सीजर्स ना हमारे पास स्टेज 1 में अनकॉमन होते हैं लेकिन सडन भी हो सकते हैं। स्टेज 2 में ना सीजर्स बहुत कॉमन होते हैं और स्टेज 3 में ना डिसर्बरेशन होती है। ठीक है, ईईजी फाइंडिंग्स ना हम लोग नॉर्मली नहीं करा रहे होते लेकिन फिर भी कुछ जगह भी कराते हैं। उसमें ना हमें नॉर्मल फाइंडिंग मिलेंगे स्टेज 1 में, स्टेज 2 में लो वोल्टेज चेंजिंग टू सीजर एक्टिविटी एंड स्टेज 3 बर्स्ट सेपरेशन टू आइसोइलेक्ट्रोड। अच्छा, जो ड्यूरेशन है ना स्टेज 1 का वो है 24 आवर्स से कम। ठीक है, और जो स्टेज 2 का है 24 आवर टू 14 डेज, और जो स्टेज 3 है डेज टू वीक्स ले रही होती है। आउटकम ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है स्टेज 1 का होगा क्योंकि इसका जो सिविरिटी कम है। जब सिविरिटी कम होगी तो उसको प्रोग्नोसिस भी गुड होगा अगर हम लोग बवक्त रहते ट्रीट करते। अगर हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है स्टेज 2 की तरफ जाएगा, फिर स्टेज 3 की तरफ जाएगा। ठीक है, स्टेज 3 में डेथ हो जाती है। सेरेब्रल डेफिसिट से किसकी बात करिए? सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब जो है ना फिर इसके एंड स्टेजेस है। नेक्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन वेटेड MRI. It is the most sensitive and the most appropriate test for the hypoxia, which tells about the hypoxic ischemic event. And then the CT scan, if not available, MRI. वैसे CT scan जो है ना ये भी करवा रहे होते लेकिन ये लेस सेंसिटिव है अकॉर्डिंग टू MRI। लेकिन जहाँ पे आपके पास फैसिलिटी हो ना MRI की तो सबसे पहले हम लोग MRI करा रहे होते। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे थे। अल्ट्रासोनोग्राफी ना बस एनोमेलीज देख रहे होते हैं हम लोग। बेसिकली इसमें हाइपोक्सिक इस्केमिक का तो पता चलता नहीं है लेकिन फिर भी सेरेब्रल पैल्सी वगैरह तो हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास ऑप्शन ना हो, कहीं भी MRI नहीं हो पाता हो या CT, तो फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे होते हैं। और फोर्थ वन है एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। बेसिकली ये हमारे पास क्या डायग्नोज करता है? सब क्लिनिकल फिट्स को डायग्नोज कर रहा होता है और लॉन्ग टर्म रिस्क को ना जिनमें हाइपोक्सिक इवेंट होना वाला उनके रिस्क फैक्टर्स को उनको आइडेंटिफाई करता है एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी।
ग्राफी। अच्छा मैं आपको यहाँ बताऊंगी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ प्योरली जो है ना हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट इवेंट के लिए, लेकिन जो है ना कुछ और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी करा रहे होते हैं। अब जो ब्लड इस्कीमिया हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, वो सिर्फ ब्रेन में तो नहीं होगा ना, अब वो डिफरेंट सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। जब वो डिफरेंट सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा फिर हम उनके उसके हिसाब से जो है ना उनकी इन्वेस्टिगेशन करा रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा रहे होते हैं। अब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या देखते हैं, हाइपोनेट्रीमिया देखते हैं, हाइपरनेट्रीमिया देख रहे होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल देख रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोग ब्लड ग्लूकोज के अलावा हम लोग देख रहे होते हैं, अगर हम सिस्टमिक की बात करें तो कार्डियक इवेंट्स में हम लोग देख रहे हैं एमआई भी हो सकता है, तो हम इको कराते हैं, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी करा रहे होते हैं, ईसीजी कराते हैं, लेकिन इको से जो है ना पता चल जाता है हम लोग को। इसके अलावा डिफरेंट रीनल परफ्यूजन के लिए आरएफटीज करा रहे होते हैं हम लोग। कुछ जगह पे ना हम लोग ना क्लॉटिंग लिवर के लिए जो है ना अगर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं हो तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम फिर ना लिवर फंक्शन टेस्ट भी बहुत कम कराते हैं, लेकिन सीरम एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल कह रही हूँ बिलोरुबिन लेवल भी करवा रहे होते हैं। लेकिन मेन बात आपने ये याद रखनी है कि हम लोग जो है ना ये वाली इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक इवेंट्स में। अगर आपसे फर्दर वाइवा वगैरह में क्वेश्चन हो ना क्या और क्या कराएंगे हम और क्या कराएंगे हाइपोक्सिक वाले पेशेंट में, तो हम लोग जो है ना जब सिस्टम वाइज चलेंगे, जैसे कि इको हो गया, आरएफटीज हो गई, तो हम लोग फिर ये वाली इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं कि एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस है इस पे आपको इस वाली इन्वेस्टिगेशंस पे ना आप लोग को आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाइपोक्सिक इस्कीमिक है, ठीक है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया इवेंट। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें अगर हम, पहले तो मैनेजमेंट वो होगी जो नर्सिंग रूम में हो, और जो नर्सिंग रूम में होता है ना मतलब कि उसको बेबी को न्यूनेटल रिससिटेशन देते हैं, वो आप सब ना बर्थ एस्फेक्सिया वाले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि एपगार स्कोरिंग करते हैं। फिर अगर रिवाइव नहीं होता पेशेंट तो हम इसमें न्यूनेटल रिससिटेशन करते हैं, सक्शन करते हैं, स्टिमुलेंट देते हैं बेबी को। सक्शन पहले माउथ से करते हैं, फिर नोज से करते हैं, एम्बुलेटरी बैगिंग करते हैं और सीपीआर करते हैं। और इसके अलावा अगर नहीं भी ट्रीट हो रहा तो ईटीटी करते हैं। तो ये सब जो है ना नर्सिंग में हो रहा होता है। लेकिन हम लोग जब हमें हाइपोक्सिक इवेंट का चल गया, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इवेंट हो रहा है सेरिब्रल, ये तो कॉम्प्लिकेशन है बर्थ एस्फेक्सिया, तो हम इसके फर्दर क्या मैनेजमेंट करेंगे, हम लोग करेंगे होल बॉडी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया। लेकिन ना अब हम लोग जो है ना होल बॉडी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया नहीं कर रहे होते हैं। अब हम लोग जो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ ना हेड का कर रहे होते हैं, सर्वाइकल थेरापेटिक हाइपोथर्मिया करते हैं। मतलब उनको ना एक ऐसा हेलमेट पहना देते हैं जो कूलिंग वाला होता है ना, सिर्फ फुल बॉडी थेरापेटिक नहीं कर रहे होते, सिर्फ ना सेरेब्रल हाइपोथर्मिया कर रहे होते हैं। हम मेंटेन करते हैं 30 थ्रू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ मैंने होल बॉडी लिख दिया, लेकिन आप लोग ना यहाँ से कट कर लेगा, थोड़ा एडिटिंग में हो गया, तो होल बॉडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है ना सेरेब्रल थेरापेटिक हाइपोथर्मिया करते हैं। एक ना वो पहनाते हैं हम लोग हेलमेट टाइप होता है कूलिंग टाइप वाला, तो वो कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ना वो याद रखना है। तो ये बहुत पूछा जाता है थेरापेटिक हाइपोथर्मिया कितना टेम्परेचर होगा और ये सब ना, तो आप याद रखिएगा कितना है 33 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली क्या करेगा, रिड्यूसेस द मोटिलिटी और द मेजर न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट इन टर्म और नियर टर्म इन्फेंट्स। सेकेंडली क्या करेंगे, रिकॉर्ड वाइटल्स करेंगे, मेंटेन इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, पास एनजीएस पायरेट, अवॉइड हाइपरग्लाइसीमिया बाय रेगुलर मॉनिटरिंग, कीप SpO2 बिटवीन 85 to 95% बाय अप्लाइंग मास ऑक्सीजन मास। अगर और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ट्रीट एसिडोसिस विद जुडियस यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट। अच्छा जो हम यहाँ पे एसिडोसिस ट्रीट करें ना, जो वो हम लिटिल अमाउंट ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट यूज करें, क्योंकि अगर हम लोगों ने ज्यादा यूज करा ना सोडा बाइकार्बोनेट तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाना है, इसके और इसके अलावा पिकैलीमिया हो जाएगा। बेसिकली फिर ये क्या करेगा, सेरेब्रल एडिमा को ना और बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा, जिसकी वजह से फिर पैथोफिजियोलॉजी में चले क्या होता है, ये देखें सेरेब्रल एडिमा क्या करेगा, हमारे पास इस्कीमिया कॉज कर देगा, तो इवेंचुअली सेलुलर डेथ हो जाएगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे। ठीक है, फिर मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और रिव्यू इन्फेक्शन एंड ट्रीट विद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये तो जनरल सपोर्टिव केयर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो मैं बोल रही थी ना, सिस्टम के हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो हम उसके अब मैनेजमेंट भी देख लेते हैं क्या कौन सी मैनेजमेंट है। CNS में ना क्या होगा, जाहिर पता है सीजर्स होंगे या सेरेब्रल एडिमा होगा। अगर सीजर्स होंगे ना तो हम उसको
बारबिटॉन से ट्रीट कर देंगे, और अगर सेरेब्रल एडिमा होगा ना तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करेंगे या मैनिटॉल देंगे, ठीक है। फिर सीवीएस में क्या है ना, हाइपोटेंशन को हम ट्रीट कैसे करेंगे, स्लाइन बोलस से या एनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे। अगर कार्डिक फेलियर होगा तो डिजॉक्सिन एनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे। रीनल में क्या होगा कि अगर रीनल फेलियर जो है ना स्टैब्लिश हो रहा है तो हम इसको कंजर्वेटली ऐसे एक्यूट रीनल फेलियर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें हमने ना यूरिन आउटपुट देखना है कि 1 ml/kg पर आर के हिसाब से हो, 1 ml/kg पर आर के हिसाब से ना यूरिन आउटपुट आ रहा हो, उससे ज्यादा मेंटेन करना है हम लोगों ने, ठीक है। कि नहीं अगर नहीं होगा ना तो फिर यकीनन वो एक्यूट रीनल फेलियर में जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना फिर हम बात कर रहे हैं कि पल्मोनरी में हम कैसे ट्रीट करेंगे। पल्मोनरी में अगर एपनिया और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्शन हो रहा होगा तो उसको फिर आईपीपीवी की जरूरत होगी। आईपीपीवी क्या है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे बाय गिविंग नाइट्रिक ऑक्साइड। जीआईटी में क्या करेंगे हम लोग कि यानी नेक्रोटाइजिक एंटेरोकोलाइटिस को हम प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। मेटाबॉलिक में हम क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया को ट्रीट करेंगे। न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेटजीज में ना थेरापेटिक हाइपोथर्मिया आ जाता है, अगेन इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। और फार्माकोथेरेपी में ना मैग्नीशियम सल्फेट आया था। अभी तक जो है ना सब ये न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी मैग्नीशियम सल्फेट वाली जो बात है ना, ये हमारे पास थेरापेटिकली ही देखी गई है। अभी तक इसको ना हम फील्ड में देखा नहीं गया कि ऐसे वाकई होते हैं, तो ये सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए है आपके पास कि फार्माकोथेरेपी में ना मैग्नीशियम सल्फेट है। अब हम लोग प्रोग्नोसिस देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर फुल टर्म एस्पेक्टेड इन्फेंट्स होंगे ना, उनके मोर्टेलिटी के चांसेस ना 10 to 20% तक हैं। और अगर इंसिडेंस देखें ना, न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल 20 to 45% तक है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ फाइंडिंग्स होती है जो कि एसोसिएटेड होती है न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली से। न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली होती क्या है बेसिकली, हाँ न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली में हमारे पास जो है ना सेरिब्रल पैल्सी आ जाती है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, और न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली भी कहते हैं एपिलेप्सी हो गई या एपिलेप्सी हो गई या फिर माइक्रो इंसेफेली हो गई, ठीक है। ये सब ना न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली होती है। अब कुछ जो है ना पेशेंट्स है उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली, जैसे कि उनमें एबगार स्कोर हमारे पास जो है ना 0 to 3 के दरमियान होगा। एमआरआई जो है ना उनका एबनॉर्मल एमआरआई आ रहा होगा फिर आफ्टर द 72 आवर्स भी। और जो है ना मल्टी ऑर्गन फेलियर के ना चांसेस दिख रहे होंगे, एक्यूट रीनल फेलियर होगा, उस पेशेंट को ओलिगोयूरिया हो रहा होगा, जो हमने बात की थी ना 1 ml/kg पर आर, उससे भी कम आ रहा होगा। मिनिमम आपने मेंटेन करना है कि 1 ml/kg पर आर तक बच्चे को जो है ना यूरिन आउटपुट हो, लेकिन इससे भी कम आ रहा होगा। और जो है ना सिविरिटी और ईईजी एबनॉर्मेलिटीज आ रही होंगी, ईईजी एबनॉर्मेलिटीज होंगी, और जो है ना माइक्रोसेफेली भी मिल सकती है 3 months ऑफ एज में, माइक्रोसेफेली। तो ये सब जो है ना कुछ फैक्टर्स है जिनमें न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली होने के ना बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपसे कुछ 3 पॉइंट्स पे पूछे जाए ना किन पेशेंट्स में किन बच्चों में न्यूरोलॉजिकल स्क्वेली होने के चांसेस है, तो आपने कहना है कि एबगार स्कोर 0 to 3 हो। उसके बाद आपने कहना है एबनॉर्मल एमआरआई हो 24 to 72 आवर्स में, परसिस्टेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शन में, और जो है ना प्रेजेंस ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर हो, ठीक है। तो आप ये देख लेगा, बेशक आप यही देख लें एबगार स्कोर, एबनॉर्मल एमआरआई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो बस यहीं तक